अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। यकीन माने मैं जब कमती लोगों की क्लास में आता हूँ मुझे खुशी होती है। तकरीबन हमने ये सोचा था कि शायद ये क्लास हमें ना ही देनी पड़े, क्योंकि कमती लोग कौन पढ़ेगा सेशन। अल्लाह भला करे वो लोग जो पीआरसी से आए उन्होंने बी लोग के साथ सी लो उठा लिया, और उन बच्चों का जो कि पिछले सेशन सुकून से बैठे रहे कि सीलो को करके क्या करना है, वरना पिछले सेशन में हमने तकरीबन पूरी दुनिया को सीलो करा दिया था। तो अभी क्लास में ना एक डिसेंट स्टैंड देख के मुझे खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है ना ये क्लास कुछ मुअज़्ज़ज़ तरीके से हमारी चल पड़ी। तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा कर जाके। कंपनियों की हमने दो तरह से किस्में देखी थी, एक हमने देखा था बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट और एक हमने देखा था बाय लायबिलिटी। बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कंपनियों की दो मेन किस्में हैं। कौन कौन सी? पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट कंपनियां भी दो तरह की हैं। प्राइवेट में एक स्पेशल किस्म की कंपनी होती है और एक नॉर्मल प्राइवेट होती है। तो वो दो किस्में कौन सी हैं? खुदा का खौफ करें, सोचें, कागज मत देखें, दिमाग में सोचें। प्राइवेट कंपनी, वो जो रिस्ट्रिक्शन वाली फंसी वीसी कंपनी थी, उसकी दो मेन किस्में क्या हैं? सिंगल मेंबर कंपनी, एक स्पेशल किस्म की कंपनी जिसमें 100% शेयर्स एक ही बंदे के पास होते हैं, वो अकेले ही कंपनी चला रहा होता है। उसके नाम में हमें खासतौर पे ब्रैकेट में बताना पड़ता है ताकि लोगों को पता लग जाए कि भाई अकेले बंदे की कंपनी है। वो एक स्पेशल किस्म की प्राइवेट कंपनी है। और अदर रेगुलर प्राइवेट कंपनीज वो हैं जो नॉर्मली हमारे चल रही होती हैं। तो प्राइवेट कंपनी में या एसएमसी होगी या नॉर्मल अदर प्राइवेट कंपनी होगी। नॉर्मल अदर प्राइवेट कंपनी तीन तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। ये ब्लू शर्ट में जो भाई, जी बिल्कुल, ये नहीं आगे वाला, हाँ बिल्कुल। एक तो वो कह देते हैं भाई 50 से ऊपर नहीं जाना, 50 मैक्सिमम मेंबर्स है। और ये मेंबर्स की गिनती कैसे करते हैं? एम्प्लॉइज भी काउंट करते होंगे, मेंबर्स भी काउंट करते होंगे? सिर्फ मेंबर्स काउंट करते हैं। अच्छा, वो जो 2-3 मेंबर्स मिलके शेयर ले लें फिर क्या करेंगे? अगर 3 मेंबर्स ने मिलके शेयर खरीद लिया तो 3 काउंट करेंगे उन्हें? उनको सिंगल काउंट करेंगे। अगर मोर देन मेंबर्स ने मिलके शेयर्स खरीदे हुए, जब जॉइंट शेयर, तो जब उन्होंने मिलके शेयर्स खरीदे हुए होंगे, तो जब 3 लोगों ने मिलके शेयर्स लिए हुए तो वो सिंगल काउंट होंगे। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपने पहली शर्त बताई 50 बंदों की रुकावट है, और कोई रुकावट? राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स किसी और को। ये लोग अपने शेयर्स इतने आराम से किसी और को नहीं बेच सकते, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अगर किसी को, देखिए, मजबूरी भी तो हो सकती है इंसान की, शदीद मजबूरी में किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो लॉ ये कहता है कि पहले कंपनी वालों को एक नोटिस दो, कहो मैं अपने शेयर बेचना चाह रहा हूँ और मैं इस प्राइस पे बेचना चाह रहा हूँ, तो तुम लोग बताओ। तो पहले कंपनी वाले देखेंगे, वो एक टाइम लेंगे, उनमें से फॉर एग्जाम्पल आपके 1000 शेयर्स हैं, तो आप कंपनी वालों को जब ऑफर करेंगे तो जिसकी जितनी % शेयर होल्डिंग है वो उतने % उसको ऑफर जारी होगी। तो जिसके पास 10% शेयर है हमारी कंपनी का और आप 1000 शेयर बेचने लगे हैं, तो वो 100 शेयर्स आपसे खरीद सकता है। तो आप पहले सबको ऑफर करेंगे उनकी प्रोपोर्शन में। पहला साइकिल चलाएंगे तो तकरीबन 40% लोगों ने शेयर खरीदे और बाकियों ने कहा भाई हमने नहीं खरीदने, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो बच गए वो दोबारा से जिन्होंने खरीदे थे उनको नई रेशो में डिवाइड करके ऑफर किए जाएंगे। ये 2 साइकिल चलाने के बाद फिर कुछ बच गए तो वो एक आम आवाज़ लगाएगा किसी ने खरीदने, अपने ही कंपनी वालों से नहीं होने। फिर वो कहेगा जी अब अगर आप लोग नहीं खरीद रहे और मुझे बेचने हैं, अगर आप सारे लोगों की इजाज़त है तो मैं ये शेयर बाहर ले जाऊँ। तो ये एक लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है। तो ये नहीं हम कहेंगे कि प्राइवेट कंपनी में शेयर बेचना मना है, शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन है, आसानी से नहीं बेच सकते। लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में वो वाली बात नहीं है कि कैसे पूछना है, क्या करना है, तो हम इस सिलेबस में कॉमनली मान लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी तो बेचारी, उसके लोग तो शेयर्स ट्रांसफ़र कर ही नहीं पा रहे होते, इतनी ज़्यादा पाबंदी होती है। तो सेकेंड भाई ने बताया कि प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जिसमें शेयर ट्रांसफ़र करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ट्रांसफ़र का मतलब है एग्जिस्टिंग मेंबर अपने शेयर उठा के किसी और बंदे को नहीं दे सकता। 2 बातें हो गई। और
इनविटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, आप जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं, आओ और हमारे शेयर सब्सक्राइब करो, हमारे शेयर्स को अप्लाई करो, हमारे शेयर्स के लिए कोशिश करो। तो आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ और हमारे कंपनी के शेयर्स में अप्लाई करो। तो शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडीमेबल कैपिटल, कई तरह की चीज़ें हैं जो आप ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी आवाम से पैसे मांग के आवाम को अपनी इस तरह की चीज़ें ऑफर नहीं कर सकती। ये 3 रिस्ट्रिक्शन है, ये 3 की 3 रिस्ट्रिक्शन अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख दी तो आप क्या कहलाएंगे, प्राइवेट कंपनी। इनमें से एक भी रिस्ट्रिक्शन अगर मिस हो गई तो आप पब्लिक कंपनी बन जाएंगे। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन में आप में से किसी का कोई सवाल? क्या हमें प्राइवेट कंपनी समझ आ गई है? जी सर, जैसे आपने कहा कि उनकी जो शेयर होल्डिंग है उसके मुताबिक कौन प्रेफर करेगा। एक मिनट, इन्होंने सवाल पूछा जैसे आपने कहा कि उनकी शेयर होल्डिंग के मुताबिक उनको बताएंगे। मैंने इस कमरे से बाहर निकल के वो बात की थी, हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो मैं वहां आपको जवाब दूंगा, लेकिन फिर मैंने भी वापस आना है और आपने भी वापस आना है। तो होगा ये कि सिलेबस में अक्सर जगह एज मे बी स्पेसिफाइड और लिखा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन पता क्या होता है, मेन क्रक्स को छोड़ के लोग उस जानकारी के पीछे, अच्छा अगर उसमें ऐसा हो वैसा हो, तो फिर मैं भी जरा एहतियात से जवाब दूंगा कि आधी बात पता हो आधी ना हो, उतना बताऊं जितना सिलेबस की हद तक है। तो मैं बताता जाऊंगा, आप वहां पे रह जाएंगे और बाकी लोग जो किताब में लिखा हुआ वो याद कर रहे होंगे। तो बस आपने वापस जरूर आना है। अब सवाल पूछे, मैं जरूर जवाब दूंगा। स्टार्टिंग में ऐसे ऑफर क्यों ना करते हैं कि पूरी कंपनी में जो मैं सारे शेयर्स लेना चाहिए? जी अगेन, अगर वो बंदा शुरू में ही ये ऑफर कर दे कि जिसने मेरे सारे शेयर्स लेने ले ले, तो फिर क्या होगा, सिर्फ अमीर को ऑप्शन मिल जाएगी, साहूकार को फायदा हो जाएगा। और कंपनी लॉ हमेशा प्रोटेक्ट करता है लॉ को। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा कंपनी में, आज मैं 5% का मालिक हूँ, ये वाले भाई भी 5% के मालिक हैं, अचानक से इन्होंने बढ़ के किसी और के शेयर खरीद लिए और ये 7% के मालिक बन गए, मैं 5% का रह गया। मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। अगर मैं भी 5% का मालिक हूं, ये भी 5% का मालिक है और एक बंदा छोड़ के जा रहा है, तो हम दोनों का इक्वल राइट था कि हम दोनों को सेम मिलता। ये ऐसे ही है जैसे 10 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी परसेंटेज किसी और पार्टनर को मिल जाए, वो सब में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। तो इसलिए लॉ इस हक को बचाने के लिए पहले ये कहता है कि सब में इक्वल डिवाइड हो, लेकिन हर बंदे के पास पैसे नहीं होंगे। तो इसका मतलब है लॉ ने अपनी तरफ से फेयर चांस दिया था। मैं अगर अपनी 5% शेयर होल्डिंग बरकरार रखना चाहता हूं, या मैं और अपने साथ वाले भाई से फासला एक जैसा रखना चाहता हूं, तो मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उतने शेयर खरीद लूंगा, तो मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा जहां मैं पहले था। लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं कहूंगा काश पैसे होते तो मैं अपनी शेयर होल्डिंग बेहतर कर लेता, तो अब कुछ और लोग कर लेंगे तो मुझे दुख नहीं होगा। तो इसलिए लॉ पहले सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देता है, फिर जो सीरियस ही नहीं है उन्हें साइड पे कर देता है, और जो सीरियस है उनको फिर से बराबर अपॉर्चुनिटी देता है। रिवाइज कैलकुलेशन पता है क्या होती है, अगर को 40% शेयर होल्डर्स ने वो शेयर्स खरीदे हैं, तो अब अगली दफा उन 40% को 100% माना जाता है। तो उन 40 में से जिसके पास 10% होंगे, अब रिमेनिंग का 25% उसे ऑफर होगा, प्रो रेट 10 आउट ऑफ 40, 5 आउट ऑफ, तो फिर से दोबारा उनमें यही होता है। जब इस वाले फ्लो से भी निकल आते हैं तो फिर उसके बाद होता है भाई अब इतने बच गए हैं, जिसने लेने हैं उस वक्त पर बोली लगती है, जो वो शेयर ले ले वो उनका मालिक बन जाता है। तो कोशिश ये होती है कि बाहर के बंदे फिर ना आए, और जो लोग कंपनी को शुरू से चला रहे हैं, अगर कंपनी का कोई बंदा छोड़ के जाए तो सबसे पहला राइट कंपनी के अपने बंदों का है। ये सारी डिस्कशन जो पिछले 2-3 मिनट से हो रही है हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं वापस इस कमरे में आ जाता हूँ। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके शेयर ट्रांसफर करने पे कुछ अजीब सी पाबंदियां हैं, पता नहीं कौन सी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में कोई कंफ्यूजन या एसएमसी में? जी सर, एसएमसी में हमने ये पढ़ा कि ऐसा मेंबर जिसके पास सारे शेयर्स होते हैं, तो इन केस ऑफ हिज डेथ तो उसके जो लीगल हेड होते हैं उसके पास चले जाते हैं। तो अगर इन केस अगर वो 4 या फिर 5 होते हैं तो उनको हम ज्वाइंट होल्डर कंसीडर करेंगे या फिर जी अब एक अहम सवाल, प्राइवेट कंपनी में हमने ये कहा कि अगर बंदा मर जाता है तो मरने पे तो शेयर खुद ब खुद पहुंच जाएंगे, ट्रांसफर तो नहीं, ट्रांसमिशन है। तो सवाल ये है कि जब उसके लीगल हेयर्स हैं, फर्ज करें 5, तो क्या उन 5 को कंबाइंड शेयर्स दें या अलग अलग शेयर्स दें? ये डिपेंड करता है कंपनी में कैपेसिटी कितनी है। अगर एक कंपनी प्राइवेट है और वो 4 मेंबर से चल रही है और एक मेंबर की डेथ हो गई और उसके 5 बच्चों को शेयर मिल रहे हैं, तो भी वो पिछले वाले मेंबर्स ये मिला के 10 के अंदर अंदर है, और हमारे पास कहाँ तक कैपेसिटी है? 50 तक। तो इसका मतलब है कि अगर एक बंदा जाएगा और उसके बच्चों के पास शेयर्स आ जाएंगे तो वो सब इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होंगे। प्रॉब्लम तब आएगी जब हम 50 के बहुत करीब हैं। जैसे कल मेरी एग्जांपल थी कि
मेंबर्स हैं और एक बंदे की डेथ पे उसके 4 या 3 बच्चों को अगर शेयर्स मिलने हैं, तो वहाँ पे फिर ये होता है कि फिर लॉ की इस ऑप्शन को हम अवेल कर लेंगे कि उन सबको कंबाइंड शेयर होल्डिंग दे देंगे ताकि हमारी नंबरिंग 50 को क्रॉस ना करे। सर ये तो एसएमसी का है ना कि उसमें एक ही होता है। मैं मेरा क्वेश्चन ये नहीं, एसएमसी में एक नहीं, हमने डेथ एक बंदे की करवाई है। सर नहीं, मैं एसएमसी की बात कर रही हूँ। एसएमसी में ये वाला चक्कर नहीं है। एसएमसी में बहुत सारे लोग मिलके शेयर्स खरीद के उस कंपनी को एसएमसी नहीं कह सकते। एसएमसी जेन्युइनली एक अकेले इंसान की कंपनी को कहते हैं। अब अगला मसला, अगर वो एसएमसी वाला बंदा मर गया फिर क्या होगा? सेक्शन में एक सिलेबस में एक सेक्शन 15 है जो कि इस चैप्टर के तकरीबन एंड के करीब हम पढ़ेंगे। उसमें एक रूल लिखा हुआ है कि जो एसएमसी जब रजिस्टर होता है तो रजिस्ट्रेशन के वक्त वो एक नॉमिनी का नाम बताता है कि अगर मेरी अचानक से डेथ हो गई तो वो भाई साहब आके मेरे शेयर्स मेरी फैमिली में विरासत के कवानीन के मुताबिक तकसीम करेंगे। अगला रूल है कि अगर उसके शेयर एज इट इज़ एक बंदे को चले जाएंगे तो ये एसएमसी के तौर पे ज़िंदा रहेगी, और अगर एक से ज़्यादा शेयर्स में जा रहे हुए तो फिर इस एसएमसी को ख़त्म करके प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये एक ड्यू कन्फ्यूजन है और ये हमारे सिलेबस में डिफाइंड है। तो एक सेक्शन जो मैंने आगे बताना था वो मैंने आपको अभी बता दिया। इसका मतलब है एसएमसी एक बंदे से रजिस्टर होगी, प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 से रजिस्टर होगी, और पब्लिक चूंकि इनसे अलग है तो वो कम से कम 3 से रजिस्टर होगी। और रजिस्ट्रेशन के वक्त बाकी कुछ करें या ना करें, सिंगल मेंबर को अपना कोई ब्लड रिलेटिव डिफाइन करना पड़ता है। वो किसी यार दोस्त का नाम नहीं लिख सकता, वो अपने भाई बहन, वालदैन, औलाद या बीवी या शोहर व्हाटएवर इनमें से किसी को नॉमिनेट कर सकता है कि अगर मेरी अचानक से डेथ हो जाए तो ये केयर टेकर है, इसने मेरे शेयर्स जो भी विरासत होगी, मेरी विल होगी या जो विरासत के नॉर्मल कानून होंगे उसके मुताबिक ये शेयर्स मेरे बच्चों तक मुंतकिल होंगे। तब तक वो बंदा मेरी कंपनी का निज़ाम चलाएगा, और जैसे ही बच्चों को मुंतकिल हो जाएंगे या वारसों को मुंतकिल हो जाएंगे वो लोग आ जाएंगे। अगर वो एक वारिस हुआ तो एसएमसी चलती रहेगी, और अगर मल्टीपल वारिस हुए जैसे बैंक में अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो उसमें लिखवाते हैं कि सेकंड आपको कौन। जी बिल्कुल, जिस तरह से बैंक में हम करते हैं कि जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कहते हैं कि अगर कोई हादसाती सूरत में अचानक से इमरजेंसी में इस अकाउंट का यूज़ होना हो या आपकी डेथ हो जाए, कैजुअलिटी हो जाए, तो कौन आप सेकंड पर्सन नॉमिनेट कर रहे हैं, तो आप अपना नॉर्मली कोई रिलेटिव वहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। तो सेम गोज़ विद एसएमसी कि एसएमसी, लेकिन बैंक और इसमें फ़र्क है। वहाँ जब आप जो उस बंदे को नॉमिनी करते हैं वो आपके अकाउंट का मालिक बन जाता है। यहाँ जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं वो असल में कंपनी का मालिक नहीं बना, वो केयर टेकर है। यानी उसको ये इजाज़त है कि आपकी डेथ के केस में वो आए, कंपनी का निज़ाम चलाए और शेयर्स को वारसों तक ट्रांसफ़र करवाने तक के प्रोसेस को देख रहा हो। तो ये कंपनी लॉ ने इसमें रूल दिया है कि एसएमसी को ये बताना पड़ेगा, बाकियों को ये बताने की शर्त नहीं है। जी, कोई सवाल प्राइवेट कंपनी और एसएमसी को लेके? चाइल्ड माइनर भी हो सकता है? जी, क्या चाइल्ड या माइनर भी हो सकता है? आप भूल जाएं कि आपने बी लॉ में कुछ पढ़ा था, पता नहीं कौन सा कोई 150 साल पुराना कानून था। मैं आपको 7-8 साल से ज़्यादा पुराना कानून नहीं पढ़ा रहा, हम लेटेस्ट कानून की बात कर रहे हैं। और बच्चे सियाने हो गए हैं, बच्चे 12-13 साल की एज में सियाने हो जाते हैं, तो 18 साल की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने अकाउंट खुलवा लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, चीज़ें खरीदने शुरू कर देते हैं। पहले छोटे बच्चे घर से निकलते नहीं थे, वालिदैन बाहर जाके निकलते थे, अब ये बच्चे जाके टीवी खरीद के लेके आते हैं, एसी खरीद के लेके आते हैं, अपना नाम देते हैं, अपना आईडी कार्ड। पुराने ज़माने में 18 साल से ऊपर का आईडी कार्ड बनता था, अब छोटे बच्चे का भी कार्ड बन जाता है। इसको जुवेनाइल कार्ड कहते हैं, पता नहीं आप लोगों ने कभी यूज़ किया या नहीं किया। स्मार्ट कार्ड, अंडर 18 कार्ड, जुवेनाइल कार्ड, तो बिल्कुल दिखने में एनआईसी जैसा होता है, और आपको एक नंबर भी एलोकेट हो जाता है और फिर वही नंबर आपका आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कंपनी लोग मानते हैं आप लोग बड़े हैं, या मतलब बच्चे भी जो है वो, तो माइनर भी कंपनी लॉ में शेयर खरीद सकता है और माइनर भी किसी कंपनी का मेंबर हो सकता है, इवन आके वोटिंग भी कर सकता है। तो कंपनी लॉ तरह जदीद कानून है, कंपनी लॉ बच्चों को भी इख्तियार देता है। वो आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पुराने को 150 साल पुराने किसी कानून में ऐसी कोई बातें पढ़ी होंगी कि माइनर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। आज के माइनर बड़े तेज़ हो गए हैं, उस ज़माने के माइनर तो जो है ना वो 4 साल तक तो उसे पता ही नहीं होता था कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी के जो छोटे बच्चे हैं वो 2 साल की एज में ऐसे शैतान हुए हुए होते हैं, और आपकी एज में तो आपको पता आतंक मचा देते हैं। जी, आप में से कुछ ना कुछ अभी भी जस्ट माइनर से मेजर हुए होंगे, या शायद पिछले 1 साल में हुए होंगे, पता नहीं। शायद आप 5-6 साल से सीए कर रहे हैं, तो शायद इस वजह से आपके चेहरे पे जो है ना वो मायूसी नज़र आई।
ठीक है। नॉर्मली एफएससी जिस वक्त बंदा करता है तो उस वक्त वो 18 साल का होता है। तो कुछ लोग थोड़ा सा जल्दी पीछे कोई अपना प्रोसेस कंप्लीट करके या उनका आईडी कार्ड वगैरह वालिदैन ने 1 आध साल आगे करवाया होता है, तो उसकी वजह से वो अभी कानूनी तौर पे मेजर नहीं हुए होते। खैर इधर वापस आते हैं, ये चीज़ समझ आई, प्राइवेट कंपनी और एसएमसी समझ आ रही है। दूसरी हमने कौन सी समझी थी? पब्लिक। पब्लिक कैसे कहते हैं भला? जो प्राइवेट ना हो। 2 तरह की पब्लिक कंपनियां किबला, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। अब जरा ये भी बता दें कि लिस्टेड क्या भला है? लिस्टेड कंपनी मतलब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो और जिसके शेयर्स उस वाली मार्केट में जाके ट्रेड हो सकते हो। अनलिस्टेड भी सब कुछ वैसे ही करती है, सिर्फ फर्क ये है कि उस वाली मार्केट में उसके शेयर्स ट्रेड नहीं हो रहे, लेकिन OLX पे हो सकते हैं, आम लोगों में हो सकते हैं, ऐप्स पे हो सकते हैं, इवन दराज पे हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन जो लिस्टेड वाली है उसके शेयर्स में ट्रेड होना ज़्यादा आसान है, क्योंकि एक प्रॉपर डेडिकेटेड मार्केट बनी हुई है जहां हर वक्त हज़ारों लाखों बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है। और आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज तो जो है वो पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है। डिपेंड करता है ना कि कौन सा, वो नीचे गिरी है तो सोने का रेट बढ़ गया। असल में होता ये कि इन्वेस्टर वो गोल गोल घूमता रहता है। जब उनको ज़मीनों से बाहर निकाला, ज़मीनें धड़ाधड़ खरीद रहे थे, जब उस पर टैक्स लगाए, उसको वो किया कि भाई लोग ज़रा डिस्करेज हों, अब उन्होंने कहा अपना पैसा कहाँ लेके जाएं, फिर वो बैंक में डाल देते थे। काइबर होता था 21-22%, बैंक अच्छा रेट दे देते थे। अब वो काइबर को नीचे करते करते 10% के करीब ले आए हैं, तो अब लोग सोच रहे हैं बैंक में भी फ़ायदा नहीं है, ज़मीन में भी फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। जब स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हुई तो वो सोने में लगाना शुरू कर देंगे। बीच में 2 साल ऐसे थे जिसमें कहीं नहीं लगा पा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी थी इन्वेस्टर्स ने, और गाड़ियां तकरीबन 2 साल में 2.5 गुना रेटों पे चली गई थी, और अब वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। खरीद भी कोई नहीं रहा और गाड़ियों वाले रेट गिरा भी नहीं रहे। तो वही इन्वेस्टर ग्रुप है और वही गोल गोल घूमता रहता है, जिसकी वजह से कभी स्टॉक एक्सचेंज पे बूम आ जाता है, कभी सोने पे बूम आ जाता है, कभी प्रॉपर्टी सेक्टर बड़ा ज़बरदस्त ग्रो कर जाता है। और आम कंज्यूमर बेचारा ना, उसकी मतलब जिसने रिहाइश के लिए 5 मरले 10 मरले का प्लॉट लेना है, वो प्लॉट जो कि शायद 10 लाख का हो सकता था, वो उससे पहले 15 इन्वेस्टर्स ने खरीद के बेच के उसको पहुंचा दिया होता 1 करोड़ पे। तो इन्वेस्टर तो अपने प्रॉफिट कमा जाते हैं, लेकिन आम कंज्यूमर जो रिहाइशी बेसिस पे ले रहा है उसके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पब्लिक में लिस्टेड और अनलिस्टेड, कोई कन्फ्यूजन पब्लिक में कि किस किस्म की कंपनी है, इसका क्या मामला है? अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल लॉ स्टार्ट किया है। क्या पब्लिक प्राइवेट क्लियर है? बाय लायबिलिटी कंपनी को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 नाम कुछ याद है? लिमिटेड बाय शेयर्स, बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। बिल्कुल सही है, इन्होंने कहा 3 तरह की बातें थी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? जितना शेयर्स की वैल्यू है वहां तक लायबल है, यानी कि कंपनी के पास जितना शेयर कैपिटल है कंपनी बस वहां तक लायबल है। अगर मेंबर के बारे में पूछें तो मेंबर जिस दिन कंपनी को पैसे देके साइड पे हो गया, मेंबर की कोई लायबिलिटी नहीं। हाँ, अगर अनपेड कैपिटल होगा तो फिर वो लायबल है। तो अगर एक मेंबर ने 10 लाख के शेयर्स खरीदे थे और 10 लाख के बजाय 9 लाख जमा कराया था, तो मेंबर लायबल है उसे 1 लाख के लिए। हाँ, उसका वो जो 9 लाख जमा कंपनी के पास हुआ हुआ है वो इस्तेमाल होगा। तो आसान अल्फाज में लिमिटेड बाय शेयर कंपनी में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। आपकी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अब वो शेयर कैपिटल कंपनी के पास पड़ा है तो वो देगी और आप 0 रुपीज़ देंगे, और अगर कुछ आपने उधार किया हुआ है तो जितना आपने उधार किया हुआ है उतना आपके ज़िम्मे होगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता था? जब वाइंडिंग अप हो रही होती है तो फिर वो वादा जो उन्होंने किया था उसको पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि गारंटी लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको बाय डिफॉल्ट शेयर कैपिटल नहीं चाहिए, आपको वो बॉक्स और बॉक्स में डाले हुए पैसे नहीं चाहिए। चंद लोग जो कंपनी शुरू कर रहे हैं वो एक वादा करें, वो ये कहेंगे अगर ये कंपनी लिक्विडेशन यानी वाइंडिंग अप में चली गई तो हम लोग इतने हज़ार या इतने लाख रुपए देने के पाबंद है। तो आज वो पैसे नहीं देंगे, लेकिन अगर कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ चली गई तो पहले कंपनी के साथ से बिकेंगे, उसके बाद का जो गैप है वो उस गारंटी अमाउंट तक ये मेंबर देने के पाबंद होंगे। तो गारंटी लिमिटेड कंपनी में मेंबर इनिशियली कंट्रीब्यूट नॉर्मली नहीं करते, और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप वो उस अमाउंट तक ज़्यादा से ज़्यादा पाबंद हो सकते हैं जिसका उन्होंने शुरू में लिख के वादा किया था। इसलिए इसको भी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं। ये लिमिटेड बाय गारंटी है और पिछली वाली लिमिटेड बाय शेयर्स थी। इस वाली कंपनी में
शेयर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। फर्ज करें इस कंपनी में शेयर्स भी आ जाएं, अब लायबिलिटी क्या होगी? अनपेड कैपिटल और उसके साथ और वो जो गारंटी अमाउंट है, यानी कि अब हम दोनों को जोड़ दें, गारंटी अमाउंट तो है ही है, और अगर इसने कुछ शेयर्स उधार पे लिए हुए अनपेड कैपिटल है तो उतने के लिए भी लायबल है। तीसरी तरह की अजीब सी कंपनी थी अनलिमिटेड कंपनी। और अनलिमिटेड कंपनी किसे कहते हैं? जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि उसके मेंबर्स अपने असासे बेच के जितना भी नुकसान होगा उनको अदा करना होगा, जब तक वो खुद दिवालिया नहीं हो जाते वो अनलिमिटेड हद तक लायबल हैं। जब कोई कंपनी बनाएगा तो ऑब्वियसली कंपनी बनाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी बनाते हुए जो सबसे बड़ा फ़ायदा उसको अवेल कोई ना करे और कह दे मैं चाहता हूँ अनलिमिटेड कंपनी बनाऊँ, तो ये एक मजाक है, कोई ऐसा नहीं चाहेगा। लेकिन गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स में आपको पाबंद कर देगी कि जी अगर आपने यहाँ आना है तो आप इस तरह से करें। और फिर कुछ जगह गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को अचानक से नोटिफिकेशन दे सकती है, गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को, कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएं। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आप मजबूरन अनलिमिटेड लायबिलिटी में जाते हैं। जिस वक्त सीपैक आ रहा था पाकिस्तान में, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कहा था कि सीपैक के जितने भी मंसूबे होंगे उसमें जो जो कंपनी भी चाइनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसको लायबिलिटी अनलिमिटेड लेनी होगी, ताकि उन चाइनीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके और ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी उनके साथ फ्रॉड करके भाग जाएं और बाद में जब इन्हें पकड़ें तो कहें हम बहुत शर्मिंदा है, 5 लाख हमारा शेयर कैपिटल था, ये लो पकड़ो। तो गवर्नमेंट अनलिमिटेड कंपनी की नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो अनलिमिटेड कंपनी जब बना देंगे तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, लेकिन हम अपने सिलेबस में अनलिमिटेड कंपनी का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल कंपनियों के हिसाब से बना हुआ है। 95% से ज़्यादा कंपनियां कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती हैं, बहुत ही थोड़ी सी 1 to 5% कंपनियां हम कह सकते हैं लिमिटेड बाय गारंटी हैं, और अनलिमिटेड कंपनी तो परसेंटेज में भी नहीं आती। मैंने परसेंटेज 0.00000 करके इसलिए लिखी थी कि ये पूरे पाकिस्तान में 2-3 कंपनियां आपको नजर आएंगी एट अ गिवन टाइम, और वो भी कभी ख़त्म हो रही होंगी, कभी नहीं आ रही होंगी। तो अनलिमिटेड कंपनी ख्वाहिश से नहीं, मजबूरी से लोग बनाते हैं। लेकिन चूंकि वो एक किस्म है तो वो हमने पढ़ी है, लेकिन आगे हम कभी भी पढ़ रहे होंगे तो मैं जितनी भी डिस्कशन कर रहा हूँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट लिमिटेड कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन? ये तीनों तरह की कंपनीज में मैंने कल एक कैलकुलेशन कराई थी, फिर अपने घर जाके थोड़ा से ज़ीरो ध्यान से देखने थे, याद है? वो कितनी ईंटें थी? 40,000, और एक ईंट कितने की थी? 3 लाख की थी। तो फिर आप लोगों ने वो 1 करोड़ की क्या थी? 3 करोड़ की थी, हाँ ठीक है। तो 3 लाख का तो वो 10 ग्राम होना बेचारा। तो 3 करोड़ की ईंट थी और 40,000 ईंटें थी, और कल हम देख रहे थे जवाब में ना 100 गुना का फ़र्क आ रहा था। कोई 12 अरब बोल रहा था, कोई 120 अरब बोल रहा था, कोई 1 खरब कुछ बोल रहा था, कोई 12 खरब बोल रहा था। तो फिर फाइनल जवाब क्या निकला? 1.2 बिलियन और 1200 बिलियन। ये 1 करोड़ में ज़ीरो कितने होने चाहिए? 7, पक्की बात है। और 40,000 में कितने होने चाहिए? तो इसका मतलब इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूँ? नहीं 1 नहीं, सॉरी 3। सोना इतना महंगा हो गया, मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, और इसके साथ आ जाएंगे बहुत सारे ज़ीरो। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहला कॉमा हमेशा 3 के बाद लगता है। उसके बाद अगला सवाल ये होता है कि उर्दू सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। अगर उर्दू सिस्टम होगा तो फिर 2 के बाद कॉमा लगेगा। उर्दू सिस्टम होता है लाख, करोड़, अरब, खरब, ये उर्दू सिस्टम है, ये 100 गुना पे चलता है। और जो इंग्लिश सिस्टम है ये थाउजेंड्स के मल्टीपल में चलता है। तो फिलहाल जो सिस्टम आपने अकाउंटिंग की किताबों में ज़्यादा देखा है उसकी बात कर लेते हैं। ये हमेशा हंड्रेड्स कहलाते हैं, ये हमेशा थाउजेंड्स कहलाते हैं, ये हमेशा मिलियंस कहलाते हैं, बिलियंस कहलाते हैं, ट्रिलियन, आप आगे फिर क्वाड्रिलियन, फिर जिलियन और बहुत सारे और भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन खैर
इतना आगे क्यों जाएं, तो ये इंग्लिश निज़ाम के मुताबिक 1,200 बिलियन है। अगर मैं उर्दू के निज़ाम की बात करूं तो पहले 3 के बाद 2 के बाद कॉमे लगाने हैं। तो फर्ज करें मैं कॉमा यहां लगा देता हूं सिर्फ समझने के लिए। ये पहले 3 कहलाते हैं सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहां अगर 743 लिखा होगा तो मैं कहूंगा 743। और अगर इंग्लिश सिस्टम में भी पढ़ेंगे तो भी 743 पढ़ेंगे। यहाँ तक दोनों सिस्टम भाई भाई हैं, आगे दोनों का पढ़ने का निज़ाम। ये थाउजेंड्स 3 तक जाते हैं, लेकिन उर्दू सिस्टम में ये हज़ार है, ये लाख है, ये करोड़ है, ये अरब है, ये खरब है। तो अब हमारी इस फिगर को हम पढ़ेंगे 12 खरब। इससे पहले कि आप लोग फॉर्म्स में जाएं और वहाँ चीज़ों को देख रहे हों और जो है आपसे कोई सवाल पूछो और आप परेशान हो जाएं, हम अपने अकाउंटिंग की किताबों में इंग्लिश निज़ाम लेके चल रहे हैं। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आप जाके उनके अकाउंटेंट से कहेंगे जी एरर है, वो कहेंगे अच्छा जी 53 करोड़ की एंट्री पा दो। अब आप कहेंगे यार 53 करोड़, पहले तो 53 को समझेंगे, थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि वो 53 के आसपास का है, तो ये शायद 53 को 53 कह रहा होगा। जैसे अक्सर वो मुंह बिगाड़ के कहेंगे 59। अब आपको समझ नहीं आएगा ये 59 है, ये 69 है, ये 79 है, 99। अब ये 99 89 है या 99 है, तो खैर ये तो एक अलग मसला है, ये तो एक सोशल प्रॉब्लम है। लेकिन 53 करोड़ इंग्लिश के निज़ाम में क्या होता है? 530 जी 530 530 मिलियन। तो हमें थोड़ा सा ये इन निज़ामों की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल में हम 3-4 मिनट अगर लगाएं तो थोड़ा सा इतनी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आगे आप जो है ना ज़्यादा शर्मिंदा ना हो। तो चलो, ये तो ज़रा बड़ी फिगर थी, इसमें बहुत सारे ज़ीरो थे। इसी वजह से कल मैंने सेंस किया था कि आप लोग जो है ना वो जवाब नहीं दे पा रहे थे सही सा, क्योंकि आप लोगों को शायद वो निज़ाम सही से नहीं पता था। डस्टर शायद नहीं है या शायद कहीं, लेकिन हमारे पास टिश्यू है, फिलहाल थोड़ा सा काम चलाया जा सकता है। ओए होए, ये तो ज़्यादा अच्छा साफ करते हैं। टारगेट की तलाश। आपने बस कोई से 11 हिंसे मुझे बता देने हैं रेंडमली, जैसे 8 5 3। इंग्लिश में बता दें या उर्दू में बता दें? 7 8 9 4 2 6 0 1 2 3 8 9। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम 12 तक पहुंच गए? चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा नंबर होने में भी हमें कोई दुख नहीं है। उर्दू निज़ाम, ये सैकड़ा है, सीन, ये हज़ार, लाख, करोड़, अरब, खरब। अब अगर इसको मैं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा 7 अरब और फिर फंस गए हम। 7 खरब, ये क्या भला है? ये 89 है, 79 है या 79 89? ये देखा, इतना इख्तलाफ आया है। चलें इसको इंग्लिश में पढ़ के उर्दू में पुकार लेते हैं। 7 खरब 89 अरब 42 करोड़ 60 लाख 12,389। इसी को अब इंग्लिश सिस्टम में अगर हम करें, ये हंड्रेड्स हैं, ये थाउजेंड्स हैं, ये मिलियन है,
ये बिलियन है। अब आपने करना ये है कि ये पूरा सेट इकट्ठा बोलना है। 789 बिलियन, 426 मिलियन, 12,000। ये जीरो को अब नहीं पुकारना, आपने इन तीनों को इकट्ठा देखा तो ये 12 लिखा हुआ है। 12,389। तो अगर हम सिंपल कन्वर्जन देखें तो कुछ जगह पे चीजें बराबर हो जाती हैं, जैसे अरब और बिलियन सेम है। 1 अरब इज इक्वल टू 1 बिलियन। तो बड़ी अमाउंट अगर बिलियंस में दी हुई होगी तो आपके लिए हमेशा बड़ी आसान है, आप उतने ही अरब बोल सकते हैं उसे। तो बिलियन और अरब सेम होता है, लेकिन जो करोड़ और लाख है उसके दरमियान में मिलियन आता है। तो 10 लाख 1 मिलियन होता है। और अगर मैं रिवर्स बात करूं तो 10 मिलियन 1 करोड़ होता है। तो अगर आपको मिलियन पता हो तो उसमें से 1 सिफर कम कर दें तो उतने लाख बन जाएगा। या आपको अगर लाख पता है तो 1 सिफर ऐड कर दें, मतलब 1 सिफर माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कहा 10 लाख, तो 10 में से सिफर गायब कर दें, 1 मिलियन। अगर 12 लाख आपने 10 पे डिवाइड करना था, 10 को 10 पे डिवाइड किया तो 1 रह गया था, तो 1.2 मिलियन। और इसी तरह से अगर करोड़ की बात हो तो जैसे 53 करोड़ को अगर मिलियन में बताना है तो 1 सिफर ऐड कर दें, 530 मिलियन। तो ये 3 कन्वर्जन्स हैं, 1 अरब और 1 बिलियन बराबर होते हैं, और जो मिलियन है वो लाख और करोड़ के दरमियान में होता है। लाख के 10 गुना को मिलियन कहते हैं और मिलियन के 10 गुना को करोड़ कहते हैं। डन। तो अब कोई भी नंबर हो और आपने उसको पहचानना हो तो इंग्लिश सिस्टम में आपने 3-3 कॉमों के बाद और 3-3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाना है। उर्दू सिस्टम में पहला 3 के बाद लगेगा, उसके बाद 2-2 के सेट चलते हैं। जहां गिनती खत्म हो जाती है आप फिर वहां मल्टीपल बनाना शुरू कर देते हैं। फर्ज करें आपको खरब से आगे गिनती नहीं आती और यहाँ पे लिखा हुआ है 1317, तो आप कहेंगे 1317 खरब। जैसे हम अक्सर कह देते हैं जी हमारी इकॉनमी इतने 100 खरब की है। खरब से ऊपर भी वो है लेकिन वो कॉमनली मशहूर नहीं है। नीलम। खरब से ऊपर नीलम है। नीलम भी थोड़ा सा शायद आगे जाके आता है, इससे पीछे भी कुछ है, लेकिन चूंकि फिगर्स ज़्यादातर यहाँ तक होती हैं तो इससे आगे तक हम नहीं जा रहे होते, तो हम मल्टीपल यूज़ करते हैं। हम तो फिर अच्छे लोग हैं, इंडियंस की गिनती करोड़ पे ख़त्म हो जाती है। तो शायद आपने अक्सर फिल्मों में या ड्रामों में सुना हो 32,000 करोड़, 3.5 लाख करोड़। अगर बहुत बड़ी फिगर बतानी होती है तो वो करोड़ से आगे उनकी गिनती नहीं है, वो उसी मल्टीपल में घूम जाते हैं। इंटरेस्टिंगली अरबी गिनती 1000 तक है, अलिफ तक 1000 तक, वो उसके मल्टीपल में चल रहे होते हैं। तो जो जहां तक गिनती हो फिर उससे आगे फिर आप उसके मल्टीपल चलाना शुरू कर देते हैं। तो क्लियर है। और अब जब ये विदेशी सिस्टम आया है तो जो अरबी हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश सिस्टम पे शिफ्ट हो गए हैं और अब वो बिलियन, मिलियन और इस तरह से चीज़ों को लिखते हैं। हम भी जो किताबें पढ़ते हैं उसमें मिलियन बिलियन है, लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ बात हो रही होगी पाकिस्तानी निज़ाम में। तो अगर कोई आपके सामने फिगर कोट हो उर्दू में तो आपको फ़ौरन से पता होना चाहिए कि वो आपके इंग्लिश वाले निज़ाम में कितनी बन जाएगी। चूँकि हमने जाके उन कंपनियों में जॉब नहीं करनी जो टीवी पे नज़र आता है कि एक बड़ी सी मेज़ है, उसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, नेस्ले की बोतल है, एक एग्जेक्टिव सी मीटिंग हो रही है। तो उतने शशके वाला माहौल पाकिस्तान में मुश्किल से कोई 50-60 ऑर्गेनाइजेशन में होगा, बाकी ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में सेठ कल्चर होता है। तो जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके देसी निज़ाम के हिसाब से हमें एडजस्ट होना होगा। वहाँ जाके मुंह बिगाड़ के मिलियन बिलियन बोल रहे होंगे तो सारे मजाक उड़ाएंगे। तो हमें समझ दोनों तरह के निज़ाम की होनी चाहिए। जहाँ हमें कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट मिले हम इस तरह की फिरंगी बातें कर लें, और जहाँ हमें दूसरा इन्वायरमेंट मिले वहाँ वैसे डल जाएं। तो हमें कंपनियों की टाइप्स समझ आ चुकी हैं, और उसके बाद हमें कल जो हमने एक मल्टीप्लाई किया था वो जो इतने सारे आपके डिफरेंस आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे कि आप वो ज़ीरो के साथ सही से कॉमा नहीं लगा रहे थे। एक भाई ने तो कैलकुलेटर पे किया था तो उसने 10 की पावर में जवाब दे दिया था, तो वो भी सोच रहा था ये मेरे साथ क्या हुआ। तो 10 की जितनी भी पावर होती है उसका मतलब होता है इतने ज़ीरो।
तो जो भी फिगर वो आपको बता रहा है उसके साथ उतने जीरो लगा दें। हो जाए खतरों से टक्कर। चलें आगे। आपका पहले से पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट होल्डिंग सब्सिडरी, आज हम उस पर बात करेंगे लेकिन कंपनी लॉ के तरीके से बात करेंगे। और मेरे पास एक नया डस्टर, मुझे आज अचानक इंकशाफ हुआ कि टिश्यू एक डस्टर से ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग करता है। वही बात है ना, फिरंगी निज़ाम का आदी थोड़ी होना है। डस्टर नहीं था तो कोई बात नहीं, काम तो चलाना है। अगर टिश्यू ना मिलता तो मैंने हाथ से कर लेना था। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, काम करना होता है। वो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि नहीं मैं तो बड़ा एग्जेक्टिव हूँ तो मुझे तो ऐसे करना है वैसे करना है। लाइफ ऐसे नहीं चलती। जो लोग बैठे रहते हैं ना कि जब तक परफेक्ट माहौल नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, परफेक्ट माहौल कभी भी नहीं आता, परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता, क्योंकि वो है ही परफेक्ट। तो हमेशा जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है। कुछ लोग कहते हैं जब मेरे घर में माहौल होगा, खामोशी होगी, एक किनारे पे मेज़ कुर्सी होगी, वहाँ मेरा लैपटॉप सजा हुआ होगा, किताबें होंगी, एक ख़ास तरीके से मैं तरीके से उस पर बैठूंगा फिर पढ़ाई करूँगा, ये कभी भी नहीं होना। पढ़ाई हमेशा ज़मीन पे बैठ के किताबें खोल के हो रही होगी, और वही असल पढ़ाई है जो देसी तरीके से हो रही है, जो दिल से कर रहे हैं। ये सफाई सुथराई है ही नहीं, हमारी सरिश्त में ही नहीं है। हम बाय डिफ़ॉल्ट इंसान है ही कबाड़ू। उसको मतलब मैं एक अक्सर एग्जांपल कहता हूँ कि आप एक कमरे में गए, उस कमरे में आपको जो है वो सामने कुछ कैन पड़े नज़र आए, नीचे कुछ कैन पड़े हुए हैं, कुछ उनके ऊपर कैन पड़े हुए हैं, कुछ उनके ऊपर कैन पड़े हुए हैं, एक पहाड़ सा बना हुआ है कैन्स का। आप उस कमरे में, ना वहाँ कोई कैमरा है, ना आपके जाने का किसी को पता लगना उस कमरे में, ना वहाँ से निकलने का पता लगना है। उस कमरे में आपको सामने कैन्स सजे हुए नज़र आ रहे हैं। क्या दिल करेगा आपका? किसी को कुछ नहीं पता लगेगा आपने क्या किया। मेजॉरिटी लोगों के दिल में एकदम से तलबाई के उसे गिरा देंगे। आपको कोई नहीं भी देख रहा तो बिगाड़ पैदा करना कौन सी अच्छी बात है? इंसान फितरी तौर पे बागी है, उसे साफ निज़ाम अच्छा नहीं लगता, वो उसे बिगाड़ना चाहता है। इतनी प्यारी नेचर को बिगाड़ देते हैं, इतने प्यारे निज़ाम ख़राब कर देते हैं। तो जब आपको पता लगा कि किसी ने आपको नहीं देखना तो फ़ौरन से दिल किया कि यार इनको तो गिराए ना, ज़रा मज़ा तो आए। तो इसलिए इंसान जो है ना वो फितरी तौर पे साफ़ सुथरा नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। और जब वो ज़बरदस्ती ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करता है तो एक ख़ास लफ्ज़ ज़्यादा नहीं हो पाता। ज़रूर अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, लेकिन जब तक आप ऑर्गेनाइज़ ना कर सकें अपनी पढ़ाई का हर्ज ना करें। आपको जो माहौल मिलता है, जैसा माहौल मिलता है आप पढ़ें। लोग जो है वो उस पे ज़मीन पे बैठ के दरख्तों की छाँव में पढ़ के भी टॉप कर जाते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो सोचते रह जाते हैं जी माहौल मिलेगा या नहीं। कुछ 2.5 साल पहले मेरे एक बीलॉ के स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया था। वो ऑनलाइन पढ़ता था, उसके शायद गांव में इंटरनेट नहीं था। वो हफ्ते में एक दिन अपने रिश्तेदारों की तरफ जाता था किसी और जगह, वहाँ जाके मोबाइल में डाउनलोड करता था। जो हमारा वो नियर पियर वाला जो अरेंजमेंट है वो मोबाइल पे डाउनलोड भी हो जाता है। तो वो मोबाइल पे उसको डाउनलोड करता था 1 हफ्ते भर के लेक्चर, और फिर वापस अपने घर जाके अपने मोबाइल पे, छोटे से मोबाइल पे जो बहुत अच्छा चलता भी नहीं था, रैम भी बड़ी अच्छी नहीं थी, उस पे वो लेक्चर अटेंड करता था। आज तक हाईएस्ट जिस एक उसमें अटेम्प्ट में बच्चे अपीयर हुए ICAP में लॉ में, वो 9,500 है। उन 9,500 बच्चों में उसने टॉप किया था, मेरिट सर्टिफिकेट लिया था। 2 महीने पहले वो CA छोड़ चुका हुआ था, भाग गया था। वो लाहौर आया था, लाहौरियों ने कहा यार तुम कहाँ आ गए हो पेंडू, तुमसे कौन है। उसको इतना डिस्करेज किया वो घर चला गया। वो तो किसी टाइम पे उसने किसी जगह पे थोड़ा सा सर्फिंग करते हुए किसी ने बताया कि यार एक बड़े जज्बाती से अंकल हैं, वो बड़ा मोटिवेट कर देते हैं, ज़रा उनकी बात तो सुनो। मेरी कोई ओरिएंटेशन पता नहीं कहीं ना कहीं उस तक पहुंच गई। उसने देखा, वो मुतासर हो गया। उसने कहा जो कह रहे हैं अगर वाकई ऐसा हो जाए तो मज़ा है। उसने फिर फास्ट ट्रैक, ये जो 30 दिन टाइप का बैच होता है, इसमें ऑनलाइन एडमिशन लिया, और हफ्ते बाद जाके अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेता था और उनको वो पढ़ता था, उसी के हिसाब से तैयारी करता था। और को बहुत ज़्यादा उसके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, और उसने मेरिट सर्टिफिकेट लिया। और इधर लाहौर में बेहतरीन घरों में, AC वाले घरों में बैठे बच्चे ये सोचते रहे कि माहौल बने तो मैं पढ़ाई करूँगा, वरना तो पढ़ाई नहीं होती। तो माहौल कभी भी नहीं बनता। आप जिस दिन सीरियस हो जाएंगे वो दिन सबसे अच्छा दिन है। तो अब हमें भी सीरियस हो जाना चाहिए। एक मशहूर ज़माना कॉन्सेप्ट होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग नाम से जाहिर है जो होल्ड कर रही है, जिसने ग्रिप में कर रखा है। सब्सिडरी, सब हमेशा आपने सुना होगा सब पार्टनर,
सब्स्टिट्यूट, सबऑर्डिनेट, तो सब का मतलब हमेशा नीचे को शो करता है जो किसी के मातहत हो। तो सब्सिडरी कंपनी बेसिकली मातहत कंपनी, और होल्डिंग कंपनी जिसने उसको ग्रिप में कर रखा है हाकिम कंपनी। तो ये हाकिम कंपनी है, ये महकूम कंपनी है, ये बॉस है, ये सबऑर्डिनेट है, ये हुक्म चला रही है, ये हुक्म मान रही है। इंसानों में रिश्ते होते हैं ना जी, ये वालिदैन है, ये औलाद है। अब कंपनियों में तो कोई ब्लड लाइन होती नहीं, कंपनियां तो चलती शेयर कैपिटल से हैं। तो अगर कंपनियों में देखना हो कि कौन सी कंपनी दूसरे को कंट्रोल कर रही है, तो जो बड़ी कंपनी कंट्रोल कर रही होती है उसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जो कंट्रोल हो रही होती है उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। अब कंपनी लॉ ने इतना ज़्यादा मजाक किया ना ये डेफिनेशन समझाने में। सेक्शन 2 है जिसमें डेफिनेशंस लिखी होती हैं, वहाँ एक डेफिनेशन है होल्डिंग कंपनी की। वहाँ जब आते हैं तो कहते हैं होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो एज पर फलाना सेक्शन होल्डिंग कंपनी होती है। सब्सिडरी कंपनी में जाए तो वो कहते हैं सब्सिडरी कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो एज पर फलाना सेक्शन सब्सिडरी कंपनी है। 1984 के ऑर्डिनेंस में सेक्शन 3 में ये डेफिनेशंस थी और सेक्शन 2 वैसी डेफिनेशन के लिए होता था। तो इन डेफिनेशन पे आगे कहते थे जाए सेक्शन 3 को पढ़े। फिर ये 2017 में जो है वो कुछ चेंज हुआ, कुछ अच्छे लोगों ने कुछ अच्छे खत लिखे और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई। वो जो मैं आपको जिन चेंजेस का जिक्र कर रहा था कि वो के तकरीबन 250 के करीब चेंजेस हुई हैं, अल्लाह का शुक्र उनमें से 125 एक लाहौर के एक गरीब से बंदे ने जो है ना एक सजेशंस दी थी, जो कंपनी लॉ पढ़ा रहा था बड़े अरसे से। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो कंपनीज एक्ट है इसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती थी। इसमें 111 ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें मेरी सजेशंस गई थी, लेकिन उस वाक़े के बाद उसमें से 20-25 गायब हो गए। तो तकरीबन अभी भी 80 से 90 ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें मेरे अल्फाज नज़र आ रहे होते हैं। तो ये तो पहले ये सेक्शन वाला काम ख़राब सीधा करवाया कि उसको उठा के फिर रेलेवेंट जगह पर डाला। तो लॉ कहता है होल्डिंग कंपनी उसे कहेंगे जो फलाना सेक्शन में होल्डिंग कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी उसे कहेंगे जो फलाना सेक्शन में सब्सिडरी है। फलाना सेक्शन में गए, अब पूछो होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन, वो कहते हैं कोई भी कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है जब वो दूसरी कंपनी इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो। तो लॉ का मजाक का मूड चल रहा है, तो उन्होंने जो है वो होल्डिंग को यूं डिफाइन किया कि होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब एक ऐसी कंपनी है जिसको हम सब्सिडरी कह सकें। तो फाइनली इसके पास है कि किबला आप ही बता दें आप कौन है, ताकि हमारा ये सारा पजल तो सॉल्व हो। तो इसने कहा कि जी किसी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी तब कह सकते हैं जब कोई दूसरी ऐसी कंपनी जिसको होल्डिंग कहा जा सके पहली कंपनी में ये 2-3 में से कोई एक काम करे। कम से कम कुछ बताया। क्या बताया? सबसे पहले उन्होंने कहा भाई या तो आप आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लें। ये वाला कॉर्पोरेट पर्सन यानी कि ये इंसान, ये जो एक कंपनी नामी इंसान है, ये इंसान अपने नाम पे आधे से ज्यादा शेयर्स अगर किसी दूसरी कंपनी के परचेस कर ले तो ये बन जाएगी होल्डिंग और वो बन जाएगी सब्सिडरी। याद रहेगा? इसमें हम एक सेकंड लेवल ऐड करेंगे थोड़ी सी देर बाद। तो एक होल्डिंग कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंडर ला सकती है। कैसे ला सकती है? अगर एक कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले पहली वाली कंपनी। सेकंड रूल, और का मतलब या ये ऑप्शन, नहीं तो ये कंपनी उस कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल कर ले। कंपोजिशन ऑफ BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के कलेक्टिव नाम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, को BOD भी बोलते हैं और इसको खाली वर्ड बोर्ड भी बोलते हैं। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल कर रही हो, बोर्ड की तश्कील कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही हो, इसको लॉ ने फिर एक्सप्लेन किया कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का मतलब ये है कि जब बोर्ड के मेंबरान में से आधे से ज्यादा को अपॉइंट करना या रिमूव करना इस कंपनी की पावर में हो। तो मैं कह सकता हूं मोर देन 50% डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर या रिमूव करने की पावर अगर एक कंपनी के पास आ जाए। जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा शेयर कैपिटल से हो। एक कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल 20 लाख है, वो गए हबीब बैंक के पास, उन्होंने कहा जी हमें आपसे लोन चाहिए 3 करोड़ का। उन्होंने कहा आपका शेयर कैपिटल कितना है? उन्होंने कहा 20 लाख। तो उन्होंने कहा हमें पागल समझा हुआ है, तुम 20 लाख की कंपनी हो, 3 करोड़ का हमसे लोन ले रहे हो, अगर तुमने गबन किया
तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे और तुम कहोगे जी हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमने नुकसान कर दिया, ये ली हमारा शेयर कैपिटल पकड़े, हम कंपनी बंद कर रहे हैं। तो ये कहेंगे नहीं नहीं हम अच्छे लोग हैं, आप कोई भी गारंटी ले सकते हैं, आप मार्केट में हमारे बारे में पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे शर्त रखते हैं, हम आपको 3 करोड़ का लोन देंगे, लेकिन जब तक लोन वापस नहीं होता आपकी कंपनी में जो 60 डायरेक्टर्स हैं उनमें से 4 हबीब बैंक से आके बैठेंगे, आपके हर मामले में होंगे, आपके डिसीजन मेकिंग को देख रहे होंगे और हर वक्त हमारे इंटरेस्ट को देख रहे होंगे कि कहीं आप ऐसा कोई फैसला ना करें जिससे हमारे उस लोन को नुकसान हो जाए। कप्तान ने पुराने ज़माने में कहा था कि जब आप किसी से लोन लेते हैं तो वो आपकी आज़ादी सल्ब कर लेता है। मैं उस टाइम पे आपकी तरह बड़ा जज्बाती हुआ, मैं बड़े नारे लगाए, मैंने कहा पहली दफ़ा पाकिस्तान में वो लीडर आ रहा है जिसको समझ है इस बात की कि आप किसी से लोन लेंगे तो आपका मुल्क गुलामी में चला जाएगा। फिर अनफॉर्चुनेटली उस लीडर ने पहले 2 साल में जितना पाकिस्तान ने अभी तक लोन लिया था उसका 80% 2 साल में ले लिया। तो बातें अच्छी थी लेकिन टीम की इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं थी। तो जुमला मुझे अभी भी याद है कि उसने कहा था कि जब कोई आपको लोन देता है ना वो आपकी आज़ादी छीन लेता है। अभी IMF हमारे साथ क्या कर रहा है, पेट्रोल तक की प्राइस पहले IMF भाई से पूछना पड़ता है कि जी इसको चेंज कर लें। बिजली के यूनिट के साथ ऐसा करने लगे हैं कि बिला आप इजाज़त दें तो ऐसा कर लें। चूँकि पाकिस्तान का वही बात है, पेड अप शेयर कैपिटल तो कम है, नेट एसेट्स कम है और लोन की वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसने लोन दिया हुआ है फिर जगह जगह उसकी इन्वॉल्वमेंट भी है, हमारी डिसीजन मेकिंग में भी है, हमारी पॉलिसी में भी है, हमारी बजट मेकिंग में भी है। फिर हमें कहता है ये वाले खर्चे इस तरह से कम करो, फिर हमें कहता है ये काम इस तरह से करो, हम उसकी सुनते ही नहीं। जब नहीं सुनते तो और जुर्माने लगाता है और हम और ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं। तो जब कोई आपको लोन दे रहा है तो वो, और उसे पता होता है कि आप उसके बलबूते पे चल रहे हैं, तो फिर वो आपको कंट्रोल करता है। तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया होगा तो दिस कैन वेरी इजीली हैपन कि लोन देने वाली कंपनी का भाई आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स मेरे होंगे। तो जब डायरेक्टर्स में से आधे से ज़्यादा किसी और कंपनी ने बिठाए होंगे तो चल किसकी रही होगी, उसी कंपनी की। तो लॉ कहता है वो होल्डिंग बन जाएगी। तो होल्डिंग बनने का एक तरीका ये है कि आप किसी और कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लें। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी कंपनी को कंट्रोल करने का इख्तियार अपने पास कर लें, यानी उस कंपनी के डायरेक्टर्स का 50% से ज़्यादा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपॉइंट करना या रिमूव करना आपके इख्तियार में आ जाए। तो हम कहेंगे कि पहली कंपनी होल्डिंग है और दूसरी सब्सिडरी है। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है सी, ए की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सी को अपनी सब्सिडरी बना ले, लेकिन वो नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि बी नामी एक कंपनी ने सी को अपनी सब्सिडरी बना लिया था और इसके 80% शेयर्स खरीद लिए थे और यही लोग उसके डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करते थे और उन्हीं के पास शेयर्स थे। तो सी सब्सिडरी थी बी की, जबकि सी को सब्सिडरी बनाना चाहता था ए। ना शेयर्स वाले रूल की तरफ से वो इसको सब्सिडरी बना पाया और ना ही डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल कर पाया। फिर उसको किसी ने मशवरा दिया कि एक फलाना काम कर लो। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या मशवरा दिया होगा? किसी ने कहा होगा भाई अगर ये नहीं तुम्हारी सब्सिडरी बन रही तो इसको सब्सिडरी बना लो। जब ये सब्सिडरी बनी तो ऑटोमेटिकली सी भी तुम्हारी सब्सिडरी बन जाएगी। तो तीसरा तरीका, आप इनडायरेक्ट सब्सिडरी बना दें, आप किसी ऐसे को सब्सिडरी बना दें जिसके नीचे एक तीसरी सब्सिडरी आपको मुफ्त खाते में मिल जाए। क्योंकि ये कंपनी हमेशा वो करेगी जो ये ऐसे कहेगी और ये वो करेगी जो ये कहेगी। तो टेक्निकली यहाँ जो हो रहा है वो इसकी मर्जी से हो रहा है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं सब सब्सिडरी। तो तीसरा तरीका ये है कि आप सब सब्सिडरी बना दें, सब्सिडरी की सब्सिडरी। तो इसको हम बोलते हैं सब सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी, औलाद की औलाद। तो औलाद की औलाद भी औलाद में काउंट होगी, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी काउंट होगी। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को 3 तरीके से सब्सिडरी बना सकती है। या तो आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, वो वाले शेयर्स जिनसे वोटिंग मिल जाती है। शेयर्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे आपको इख्तियार ही नहीं मिलता, तो आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर वाले शेयर्स खरीद ले। या आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर इसके पास आ जाए। या सब्सिडरी की सब्सिडरी वाले रूल से वो उसको कंट्रोल कर ले।
सर अगर बी वाली जो कंपनी है उसका कोई एसोसिएट होता है तो वो भी ए कंट्रोल करता है? जी, अगर बी का कोई एसोसिएट होता, फर्ज करें बी की कहीं 15-20% 25% इन्वेस्टमेंट होती तो वो एसोसिएट होता। अब उस एसोसिएट का इस ए से ताल्लुक नहीं है, ए इसे कंट्रोल कर रहा है। सब्सिडरी तो सब्सिडरी होती है, लेकिन एसोसिएट की एसोसिएट नहीं है। ये आपकी सब्सिडरी की कोई और एसोसिएट धक्के से आपकी एसोसिएट नहीं बन जाती। कोई कंपनी दूसरी की एसोसिएट कब बनेगी, कैसे बनेगी, हम चैप्टर 10 में जाके एक लंबी सी डेफिनेशन, हमारी किताब में 3 बड़ी डेफिनेशन, उनमें से एक डेफिनेशन एसोसिएट की है कि एक कंपनी दूसरी की एसोसिएट 4-5 तरीके से बन सकती है, वो हम आगे जाके समझेंगे। अभी हमारी किताब हमें बता रही है होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन। एक कंपनी होल्डिंग होगी और दूसरी उसकी सब्सिडरी। तो सब्सिडरी कैसे बन सकती है? अगर एक कंपनी दूसरे के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, या आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर आ जाए उसके पास, या वो किसी कंपनी को सब्सिडरी बना दे जिसकी सब्सिडरी आगे से मौजूद हो तो ऑटोमेटिकली सब सब्सिडरी बन जाए। आपको पता है आप बहुत सारे अरेंजमेंट इस तरह से कर सकते हैं। एक कंपनी है ए, उसने बी को सब्सिडरी बनाया, बी ने सी को सब्सिडरी बनाया, सी ने डी को सब्सिडरी बनाया, डी ने ई को सब्सिडरी बनाया। ये सब की सब ए की सब्सिडरीज कहलाएंगे। इसके लिए हम कानूनी वर्ड इस्तेमाल करते हैं लेयर्स। ये ए की लेयर्स हैं, लेवल्स बने हुए हैं। इस कंपनी से नीचे ये वाली कंपनी है, उसके नीचे ये वाली कंपनी है, उसके नीचे ये वाली कंपनी है, उसके नीचे ये वाली कंपनी है। अब ऐसा ना हो कि लोग जो है वो इतनी ज़्यादा लेयर्स बना दें कि सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाए। तो लॉ ने एक बड़ा प्यारा रूल दिया, उन्होंने कहा कोई भी कंपनी उतने से ज़्यादा लेयर्स नहीं रख सकती एज मे बी स्पेसिफाइड। तो याद रहेगा, सिंपल सा रूल है कि एक कंपनी बहुत सारी लेयर्स नहीं रख सकती, और कितनी सारी लेयर्स नहीं रख सकती, एज में भी। अब अगेन कमरे से बाहर निकल के मैं आपको बता रहा हूँ 7 लेयर्स, 7 से ज़्यादा लेयर्स नहीं हो सकती, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक कंपनी एक खास लेवल से ज़्यादा लेयर्स नहीं रख सकती। अब जिनको लग रहा है टॉपिक ख़त्म हो गया, अब इस टॉपिक में थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करना है। ये 50% शेयर्स वाला रूल है ना, ये डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली तो समझ आता है, ये वाली कंपनी ने दूसरी कंपनी के आधे ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। ये इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? विद लेयर्स। इस एक छोटे से पॉइंट से ये टॉपिक सुपर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ए ने Z कंपनी के 30% शेयर्स खरीदे हुए हैं, ए ने 70% शेयर्स खरीदे हुए हैं बी कंपनी के, बी ने 25% शेयर्स खरीदे हुए हैं Z कंपनी के। तो Z कंपनी खुद ब खुद ए की भी लेयर बन गई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? थ्रू लेयर्स। ए ने डायरेक्टली खरीदे हुए हैं 30% और अपनी लेयर के थ्रू 25%। तो 30% प्लस 25%, चूंकि वो क्रॉस कर गया 50% को, तो ऑटोमेटिकली Z बन गई ए की सब्सिडरी। बना देते हैं, इसे लिख दूं, ये सब्सिडरी है ए की। बी ने 10% शेयर्स खरीदे हुए हैं एक्स के, Z ने 30% शेयर्स खरीदे हुए हैं एक्स के, और ए ने 15% शेयर्स खरीदे हुए हैं एक्स के। तो ए की डायरेक्ट होल्डिंग है 15%, थ्रू दिस सब्सिडरी 10%, और थ्रू दिस सब्सिडरी की, अभी सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं थी, लेकिन सब्सिडरी के थ्रू की गई इन्वेस्टमेंट की वजह से भी ये क्या बन गई थी? सब्सिडरी। तो इस सब्सिडरी के थ्रू टोटल 50 क्रॉस कर गया, ये भी सब्सिडरी बन गई। तो इससे पहले तो ये इनके एसोसिएट थे ना? जी, इससे पहले वो आपस में जो भी था, एसोसिएट की तो अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी नहीं है। आपने अभी तो कहा कि हमारा उनसे कोई लिंक नहीं है। हमारा कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। ये हमारी एसोसिएट है, लेकिन हमारी सब्सिडरी नहीं है।
हम 30% शेयर्स खरीदे हुए थे जो हमें क्वालिफाई नहीं कर रहे थे होल्डिंग के लिए, तो हम सिर्फ एसोसिएट थे, लेकिन हमारा होल्डिंग सब्सिडरी का इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन तब तक डेफिनेशन पूरी नहीं लिखी हुई थी। अब यहाँ ब्रैकेट में ऐड हो गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब हमने चूंकि लेयर समेत 50% ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, गौर से देखे ना, इस कंपनी में जब वोटिंग हो रही होगी तो 30% वोट तो ये लोग आके करेंगे और 25% वोट ये करेंगे, और ये वही वोट करेंगे जो ये चाहेंगे, तो 55% लोग उस तरफ वोट करेंगे जो इनकी ख्वाहिश होगी। तो ये उस कंपनी को चला रहे हैं, उस कंपनी को होल्ड किया हुआ है। तो ये जो ये वाला रूल है सब्सिडरी वाला, शेयर होल्डिंग वाला, ये इस डायरेक्टर वाले में ये वाला रूल नहीं है, यहाँ पे ये वाला रूल नहीं है। ये रूल एक जगह है कि अगर आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना रखा है, यानी कि आपने खुद या थ्रू लेयर्स उसके मोर देन 50% शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वाली कंपनी आपके अंडर आ जाएगी। बात कुछ समझ आ रही है? हमारे सिलेबस में एक स्कोप में एक लाइन आइटम है कि स्टूडेंट्स को होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन की समझ आनी चाहिए, और पेपर में आईकैप सिनेरियो के थ्रू इसको टेस्ट कर सकता है। ज़िंदगी में एक दफ़ा उसने ऐसे टेस्ट किया, 6 कंपनियां दी और 6 कंपनियों के 6 कंपनियों से इन्वेस्टमेंट दिखाई, और फिर आपसे कहा बताओ इनमें से कौन कौन होल्डिंग सब्सिडरी है। तो कभी भी हम आईकैप में किसी भी जगह इस पूरे चैप्टर में द वेरी ओनली टेक्निकल सवाल वही आया हुआ है आज तक, वरना बाकी सारे या रट्टा हैं या सीम्स लॉजिकल हैं। तो चीज़ें हमने कंपनी लॉ में समझनी पहले है, बाद में याद करनी है। तो क्या ये हमें होल्डिंग सब्सिडरी समझ आ रही है? एक दफ़ा किताब के अल्फाज देख लें। सर यहाँ पे अगर ए से बी में अगर 70% की बजाय 40% करें, ए से लें जी, अगर लेके आते हैं, अगर से अब ये पुराना सिनेरियो ख़त्म हो गया, अगर क्या है ए जी में क्या करे, ए से बी के अगर ए से बी के अगर 40% होते तो फिर तो कहानी डूब गई होती, नहीं होगी ना, फिर इसके अंदर नहीं बनेगी ना, चूंकि ए ने डायरेक्टली खरीदे हुए 30% और इनडायरेक्टली किसे कहते थे, जो लेयर्स के साथ हो। ए की इस वक्त कोई लेयर है ही नहीं सामने स्क्रीन पे, जब लेयर ही कोई नहीं है तो फिर ये इन्वेस्टमेंट से कोई वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली के लिए पहले जिस भी कंपनी को आप देख रहे हो उसका सब्सिडरी होना शर्त है। और मज़े की बात है, अगर ये 40 के बजाय जब 70 हो गया तो उससे ये तो फ़ौरन से लेयर बन गई और इसकी वजह से ये भी लेयर बन गई। तो इससे आगे जब सोचेंगे तो अब हम इन तीनों को मिला के सोचा करेंगे कि इन तीनों ने मिल के इसके 50% ज़्यादा लिए हुए, तो ये भी सब्सिडरी बन गई। डन। किताब की लैंग्वेज देखिए, मेरे पास स्लाइड पे थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है, वो आपको कंफ्यूज ना कर दे अगर एक किताब मुझे दे दे। किताब मैंने आपको बताया था कि इंतहाई सब्सिडाइज अमाउंट पे हमने अवेलेबल करवाई हुई है, शायद 500 की मिल रही है। तो ये जितना लोएस्ट हो सकता था, थोड़ा सा प्रिंटिंग की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुई है, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी हुई है। फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं भाई ये तो किताब जो है ना उस तरह से नहीं है, मुझे तो शशके मशके वाली किताब चाहिए थी, तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो हमने शेयर कर दी है। हमने सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर कर दी है। आप अपने इलाके के बड़े प्रीमियम फोटोकॉपियर के पास जाके कह सकते हैं ये यूएसबी पकड़ो, बड़ी प्यारी सी पीडीएफ है, मुझे खूबसूरत सा प्रिंट निकाल दो। तो हो सकता है वो पर पेज आपको 10 रुपये का कॉस्ट करके और आपको आराम से कुछ 4-5 हज़ार में किताब पूरी कंपाइल कर दे। शायद 300 के करीब सफ़े, 300 के करीब सफ़े, तो 3000 रुपये इसकी वो ले लेंगे, प्रिंटिंग ले लेंगे और बाद में उसको कंपाइल वगैरह कर करके। तो जिनको बहुत साफ़ सुथरी किताब, जिनको किताब की क्वालिटी से थोड़ा सा मसला हो, वो पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये किताब नॉर्मली मज़लूम और मॉडरेट स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। गरीब कहना मुनासिब नहीं है, इसे हमें कहना चाहिए फाइनेंशली चैलेंजिंग किस्म के स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास होल्डिंग सब्सिडरी किसी ना किसी जगह नज़र आई हमें। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन कितनी प्यारी है। मीन्स अ कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। होल्डिंग उसे कहेंगे जो दूसरी कंपनी की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में होगी जब वो वाली कंपनी इसकी सब्सिडरी है। तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। मेरी मजबूरी थी कि पेपर में था तो मुझे यहाँ पे लिखना था।
सब्सिडरी कंपनी, द कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, वो कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, पहला वाला रूल। और होल्ड द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, जिसको ब्रैकेट में डिफाइन किया, कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर अवेलेबल टू। दो बातें बता दी, नोट्स में लिखा हुआ है सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी वुड आल्सो बी कंसिडर सब्सिडरी कंपनी ऑफ मेन होल्डिंग कंपनी। द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, उन्होंने कहा कि जब हम कंपनी बोल रहे हैं तो यही रूल बॉडी कॉर्पोरेट पे भी अप्लाई होगा। तो अगर बैंक की कोई सब्सिडरी हमने समझनी होगी तो यही वाला रूल उस पर भी अप्लाई कर जाएगा। एंड लेयर्स इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी, किसी होल्डिंग कंपनी के केस में लेयर किसे कहेंगे, मीन्स इट सब्सिडरी और सब्सिडरी, उसकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज को हम क्या कहेंगे, लेयर। सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, वो वाली क्लास या क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, उनके पास सब्सिडरीज उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी नोटिफाइड। तो सच कंपनी शैल नॉट हैव सच लेयर्स बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे बी स्पेसिफाइड। तो कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि हमारा जब दिल करेगा हम तादाद मुख्तस कर देंगे, बता दिए उन्होंने, हमारे सिलेबस में नहीं है। ये बात समझ आई। तो इसके बिल्कुल साथ ही एक होली ओन्ड सब्सिडरी, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी और स्टैच्यूटरी बॉडी इफ ऑल इट्स शेयर्स आर ओन्ड बाय दैट अदर कंपनी। और अगर इस लेवल की शेयर होल्डिंग हो जाए कि एक कंपनी दूसरे के 100% शेयर्स पकड़ ले तो ये कहलाएगी होली ओन्ड सब्सिडरी। ये अल्फाज से बड़ा क्लियर कट है, होली ओन्ड। अब इसमें डायरेक्टर वाला रूल नहीं है, शेयर होल्डिंग वाला रूल है। अगर एक कंपनी दूसरे के 100% शेयर्स की ही मालिक बन जाए तो फिर वो होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाएगी। तो a company shall be deemed to be wholly owned subsidiary of another company or body if all the shares are owned by that other company or statutory body। अब यहाँ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और इस तरह की वैरायटी इन्होंने नहीं कराई। तो इसका मतलब अगर एक कंपनी दूसरे के 100% शेयर्स खुद से खरीद लेगी तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी पहली वाली कंपनी की। क्या ये जुमला समझ आ रहा है? अच्छा, आपको पता है एक सेक्शन मजाक में भी हमारा कवर हो गया था। इधर से खातून ने सवाल पूछा था, मैं ज़रा उसकी शक्ल दिखा दूं आपको, थोड़ा आगे जाके आपको अच्छा सा फील होगा। पेज नंबर 8 पे है मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। ये वाला आप एक दफ़ा जब घर से पढ़ के आएंगे तो ये वाली बात हमने आज क्लास में डिस्कस की थी कि पब्लिक कंपनी 3 से, प्राइवेट 2 से और सिंगल मेंबर कंपनी 1 बंदे से रजिस्टर हो सकती है। और सिंगल मेंबर कंपनी में सब्सक्राइबर नॉमिनेट कर देगा एक बंदे को जो उसकी डेथ के केस में आ जाएगा, और वो वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो कहीं आपको ऐसा तो लग रहा है कि लेक्चर ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया? जज्बाती तो हम थे। चलिए, जब आप होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी अच्छी तरह से समझ के आएंगे तो इससे आगे की एक डेफिनेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। और अगर आज चाहते हैं कि आज ही उसको मुका के कल फ्रेश नए लेक्चर से शुरू करें, नहीं, इस टाइम पे ये किसकी किताब थी? ठीक है जी। तो हम लोगों ने आज सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी को समझा और ये दैट वाज वर्थ इट, क्योंकि इस पे कभी भी एक अच्छा टेक्निकल सा न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस उस पास पेपर के सवाल से भी इंशाल्लाह थोड़ा आगे जाके करे होंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये चैप्टर 1 हमारी किताब के 2-3 जो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं उनमें से एक है।